Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. We'll wait for another 2-3 minutes, then we'll start with today's class. Just a little more so that everyone can join. Voice issue. मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी अभी Is it better now? Is it better? Okay. आ रही है आवाज अभी? अच्छा, जो लोग आ गए हैं, आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? प्रोग्रेस, इज देयर एनी प्रोग्रेस? कम ऑन, वी कैन टॉक अनम्यूट। अभी तो इतने लोग भी नहीं है, वी कैन टॉक अनम्यूट। कोई कुछ शेयर करना चाह रहा है अपने प्रिपरेशन के बारे में? लग रहा है अभी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई नहीं है। What do you do apart from joining this class, learning in this class in this 1 hour, and then studying with Tanveer sir for another hour in the day? Record classes are there. Recorded classes would be provided, yes. But then there's no point of attending these classes, right? Here you are able to ask queries on the live session as well. रिकॉर्ड क्लासेस तो टॉपिक्स की आप लोग को यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। चैनल के माई ऑनलाइन प्रेप के यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बट दीज आर लाइव क्लासेस। Okay, I'll be sharing my screen now. Just let me know if the screen is visible. कोई कुछ कहना चाह रहा है? कोई कुछ कह रहा है? Okay, screen confirmation. Screen is visible to all? रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोग माई ऑनलाइन प्रेप के ऐप पे जाओ, एप्लीकेशन पे जाओ, एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे सारी क्लासेस जो भी की जा रही हैं, अपलोड कर दे रहे हैं। Why can't I hear anything? मेरी आवाज नहीं आ रही है उषा जी? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? बाकी लोग बताइए। विवेक कुमार जी, अमृत, प्लीज कंफर्म। आ रही है? अच्छा, फिर
ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो कल हम लोग ने जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ रहे थे तो आई थिंक कि ये ओवर जो इंफॉर्मेशन हो रही थी, बिकॉज आप लोग या फिर हम लोग गलत अप्रोच एक लेकर चल रहे थे। हम लोग के पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है कि बहुत सारी चीज है, बहुत सारे टर्म्स हैं जो शायद आपको पता भी हो, शायद आपको ना भी पता हो। बट यहाँ पे उन टर्म्स को समझना जरूरी नहीं, किसी भी टर्म के अंदर से थ्योरी नहीं पूछा जाएगा। ये वो चैप्टर्स हैं जहाँ पे आपको याद रखना, यू नीड टू रिमेम्बर द इंफॉर्मेशन व्हाट हैपेंड व्हेन, देयर इज अ टाइमलाइन। Right, economic reforms हुए, some committees came, they gave their own recommendations. Accordingly, you need to remember that timeline and their recommendations. You need not remember what is under that recommendation. जैसे कि यहाँ पे terms है, वैसे you already know what is capital adequacy norms, उसमें बहुत अगर नहीं भी पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये नहीं पूछेगा कि what are capital adequacy norms. Questions कैसे आएगा, what are is a capital adequacy norm one of the important reforms that took place, or in which committee recommendation of Narasimham committee, either one or two, the capital adequacy norms were given. So you need to remember it was given in the first committee, the Narasimham committee one. So you need to remember like that. You need to remember the information. You need not understand in detail. अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, because आप exam point of view से पढ़ रहे हो, you need to score better. You need to score more. You need to mark more questions correctly. तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने में प्रॉब्लम है, तो आप केवल ये याद रखो कि क्या क्या चीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ एवरीबडी हैज देयर ओन सेट ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज, राइट? तो फिर हर एक चीज को समझना हम लोग के लिए पॉसिबल भी नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंस। एचआरएम में पढ़ा तो इसमें क्या है कि अगर आपको कोई चैप्टर बहुत टफ लग रहा है, कोई टॉपिक बहुत टफ लग रहा है, तो आप स्किप भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर एक चैप्टर को उतनी ही इंटेंसिटी से पढ़ो। बट फिर अगर आप उसको स्किप कर रहे हो तो बाकी जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। लाइक इफ यू फील कि ये जो रिफॉर्म्स है, दीज आर टू मच, दिस इज टू मच इंफॉर्मेशन फॉर यू टू रिमेम्बर एट वंस, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। ऊपर ऊपर से समझ लो, उतने अच्छे से मत टाइम दो, फिर बाकी चैप्टर्स पे ध्यान दो, मॉड्यूल बी पे ध्यान दे लेना। ठीक है, तो जो भी आपको सूट करता है, यू नीड टू सिलेक्ट योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। अगर आपको लगता है आप याद कर सकते हो, देन वेल एंड गुड। अगर नहीं लगता, यू कैन स्किप द चैप्टर, यू कैन मूव ऑन, यू कैन स्टडी द अदर चैप्टर्स बेटर। इस चैप्टर के लिए ये टर्म्स याद रखो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बहुत एक्सप्लेन मैंने भी नहीं किया है। जरूरी नहीं है कि आपके हर एक चीज में देखो, बस ये देखो हुआ क्या, इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हुए क्या थे। तो हम लोग ने यहाँ कहाँ तक कर लिया था, हम लोगों ने कमिटीज देख ली थी, हम लोगों ने नरसिम्हम कमेटी वन देख ली थी, नरसिम्हम कमेटी टू देख ली थी, हम लोगों ने सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स कर लिए थे, यहाँ पे थे, राइट, वी वर हियर, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। So again, here also many things are given, like under the market reforms, various steps were taken. Interbank call money market, auction-based repos, reverse repos, then settlement mechanisms, all these were there. So you just need to remember what all happened. What all happened in the market reforms. Market reforms में main purpose क्या था? To increase competition, to allow the public sector banks to enter into the competition, and various steps were there. Various steps were taken, from reduction in the reserve requirements to allowing the banks in the call money market and so on. Right? So these steps were taken. You need to remember competition norms, market norms. Then there were some legal and institutional reforms as well. For example, Credit Information Bureau, for how defaulters information can be saved. Up CICs हैं, then there's Credit Information Bureaus. किसके लिए? For better risk assessment. For better risk assessment. Information of all the defaulters or the loan, जो भी लोग लोन ले रहे हैं बैंक से, in the past they had taken their credit history. All of this is provided by the Credit Information Bureau. So this is institutional legal reforms. Then Clearing Corporation of India Limited. ये किस लिए था? For the payment and settlement system. For the payment and settlement system. इसको स्टैब्लिश किया था फिक्स्ड इनकम के लिए, सिक्योरिटीज के लिए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CCIL.
ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स को और ज्यादा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम ऑलरेडी नो, ग्रीवेंस रेड्रेसल, कस्टमर ग्रीवेंस रेड्रेसल के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम थी। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1995 में स्टैब्लिश हुई थी। एंड उसके अलावा अब क्या आ गया है, अब क्या आ गया है, जो इंटीग्रेटेड आ गया है बैंकिंग ओम्बड्समैन, अब ये सेंट्रलाइज्ड हो गया है। ऑल्सो इनैक्टमेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इन 2016। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिकैपिटलाइजेशन हुआ था। ये सारी चीजें थी बैंकिंग सेक्टर को और ज्यादा एफिशिएंट करने के लिए। तो ये इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल रिफॉर्म्स थे। तो ये भी बैंकिंग सेक्टर में ये सारे रिफॉर्म्स भी हुए थे। ये थे इंस्टीट्यूशनल। लीगल में क्या क्या आए थे? लोक अदालत, अगेन डिफॉल्टर्स हैं, कोई भी उसमें मीडिएशन की जरूरत है, क्या स्टेप लेना है, फॉर दैट लोक अदालत इसको किया जाता है टाइम टू टाइम। देन डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, अगेन सेम पर्पस फॉर द डिफॉल्टर्स, किस तरीके से जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है वो बैंक कलेक्ट कर सकता है। asset reconstruction companies, ARCs, again bad loan recovery के लिए to recover the bad loans, settlement advisory committee, corporate debt restructuring mechanisms। तो कैसे याद रखना है, लीगल रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या चीजें हुई थी, ये सारी चीजें हुई थी। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर ये सारी चीजें हुई थी। याद कर पा रहे हैं, करिए, नोट कीजिए। एक दो बार पढ़ेंगे ना भी क्या होता है कि अगर आप कई बार पढ़ते हो, अगेन क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर यही चीज क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी ना, तो फिर आपको क्या लगेगा, अच्छा हाँ कहीं तो देखा था। वो क्लिक हो जाता है माइंड में, इट इज स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस। आप लोगों को लगेगा हाँ कहीं तो पढ़ा था इसके बारे में, ऑप्शंस देखोगे, यू कैन इजिली मार्क द राइट आंसर। फिर अनाउ टू फैसिलिटेट फास्टर रिकवरी और रीस्ट्रक्चरिंग। फास्टर रिकवरी किसकी? लोन्स की। सरफेसी एक्ट, सरफेसी एक्ट आया था, अडॉप्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सरफेसी एक्ट आया था। एंड प्रोटेक्ट क्रेडिटर्स इंटरेस्ट, बहुत सारी यहाँ पे स्टेप्स लिए गए थे, बेसिकली टू रिकवर लोन्स, बेसिकली टू रिड्यूस द क्रेडिट रिस्क। तो ये सारे लीगल रिफॉर्म्स थे। उसके अलावा अब बैंकिंग सेक्टर में आज के टाइम सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी। बैंक्स इंक्रीजिंगली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर इन्फिनेट टू एक्ट एज द फाइनेंशियल सेक्टर्स कम्युनिकेशन बैकबोन। तो इन्फिनेट है जिसमें जो कमर्शियल बैंक्स है ये कम्युनिकेशन का चैनल है, कॉमन चैनल है, एज वेल एज नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम for screen-based training in government securities and RTGS जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है, उसके लिए कम्युनिकेशन, स्क्रीन बेस्ड ट्रेनिंग, ये सारी चीजें के लिए ये एक्ट करता है। कौन सा? इन्फिनेट और एनडीएस, पहला टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। फिर आज के टाइम पे यूज ऑफ एटीएम्स, कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शंस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एनईएफटी, ईसीसीएस, द एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग प्रोसेस, ये सारी चीजें ये भी टेक्नोलॉजी के अंदर ही आती हैं। जितनी भी चीजें हैं जो पहले मैनुअल तरीके से हो रही थी, अब ऑटोमेटेड तरीके से हो रही हैं। मोर सो अंडर रिटेल बैंक, मोर सो अंडर रिटेल बैंकिंग। अब इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अ हाई लेवल कमिटी अंडर डॉक्टर केसी चक्रवर्ती वाज क्रिएटेड। इसका क्या नाम था? आईटी विजन डॉक्यूमेंट 2011 टू 17। इस कमिटी ने ये डॉक्यूमेंट दिया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या विजन रहना चाहिए फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, 2011 से 17 के बीच में टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप होगी फॉर रिजर्व बैंक एज वेल एज द अदर बैंक्स अंडर इट। तो इसका क्या था? आईटी विजन के लिए न्यू एज टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये अडॉप्ट की जा रही हैं। जनधन, जो जनधन आधार मोबाइल, जैम ट्रिनिटी बोलते हैं ना इसको, जैम ट्रिनिटी, एंड डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो सब्सिडीज हैं उसको डायरेक्टली अकाउंट में, बैंक अकाउंट में करने के लिए। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि यही है पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ई केवाईसी, अब जो केवाईसी है ये भी। तो ये सारी चीजें तो आपको डेली पता है, आप लोग डेली देख लो, आप ऑलरेडी उस इंस्टीट्यूशन में आप देख लो क्या क्या नई चीजें जो डेवलप की गई, क्या क्या टेक्नोलॉजी है, ऑलरेडी यू हैव अ बेनिफिट। तो ये सारी चीजें अगर आपको एग्जैक्टली थ्योरी में नहीं याद हो रही है तो आप इन जनरल सोच लो कि क्या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है जो हमारे आसपास देखने को मिल रहा है। फिर उसके अलावा डेट मार्केट रिफॉर्म्स भी है। डेट मार्केट रिफॉर्म्स, कहाँ से लोन्स ले सकते हैं,
किस तरीके से जो लोन इंस्ट्रूमेंट्स उनको यूज किया जा सकता है। तो डेट मार्केट रिफॉर्म्स में इंस्टीट्यूशनल मेजर्स आए थे कई सारे। ऑक्शन सिस्टम, ऑक्शन सिस्टम किसके लिए? फॉर प्राइस डिस्कवरी ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट और डेवलप किया गया था। फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसको भी अलाउ किया गया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज समझ में आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है कि लग रहा है कि क्या है ये। वो मेरा पॉइंट समझा ना आप लोगों ने, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपको बस ये पॉइंट्स याद रखने कि क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे, वो बस याद करना। गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। यस मैम। ओके ठीक है। हाँ, स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश कीजिए, बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत चीजें याद रखने की। आज कम लोगों ने भी ज्वाइन किया है, क्या बात है। यस ओके ठीक है ठीक है। हाँ, तो फिर उसके बाद नेगोशिएटेड, ये क्या है? हाँ, फिर ये क्या चीजें है? ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल एक इन्वेस्टमेंट के लिए टूल है। ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट देती है, ट्रेजरी बिल सिक्योर्ड है, गवर्नमेंट इशू करती है। और उसमें क्या होता है? ट्रेजरी, जैसे आज के टाइम पे वैसे तो 25,000 का इसका मिनिमम लिमिट होता है ट्रेजरी बिल्स का। उसमें क्या होता है कि कुछ आज के टाइम पे आप खरीदोगे, थोड़े टाइम बाद आपको उसका ज्यादा वैल्यू मिल जाएगा, तो ये डिस्काउंटेड रेट पे मिलती है, डिस्काउंटेड रेट पे। तो ट्रेजरी बिल्स, 91 डेज ट्रेजरी बिल वाज इंट्रोड्यूस लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि वो इजीली कैश में कन्वर्टेबल है। कैश कन्वर्टेबल, जो इंस्ट्रूमेंट आप इजीली बैंक में जाके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, आप जो इजीली एक्सचेंज कर सकते हो, दैट हैज अ हायर लिक्विडिटी। तो ट्रेजरी बिल्स में भी हाई लिक्विडिटी होती है। फिर उसके बाद नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, एनडीएसबीसी टाइम पे आया था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंजेस में हम लोग एक्सचेंज करना स्टार्ट कर चुके थे। ट्रांसपेरेंसी हो गया, रीपर्चेज अग्रीमेंट हो गया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये सारे डेट मार्केट रिफॉर्म्स थे। ठीक है, ये सारे डेट मार्केट रिफॉर्म्स थे। एमएसएस क्या होता है? ये रिजर्व बैंक के लिए, तो क्या कर सकते हैं इससे? जो सरप्लस लिक्विडिटी है, अगर बहुत ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ गई है इकोनॉमी में, तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम यूज करता है। स्टेबलाइजेशन है ना, स्टेबलाइजेशन मतलब कंट्रोल। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन करता है। उसी तरीके से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी होती है, ये भी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट लोन के लिए होता है। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट होते हैं ये, अगेन लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए होता है। और अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स हैं एक टाइम पे, तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये दोनों किसके लिए? लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये हो गए हम लोगों के जो डोमेस्टिक में था। फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म्स भी हुए थे, जैसे कि एक्सचेंज रेट को ज्यादा फ्री एक्सचेंज रेट कन्वर्टेबिलिटी हो गया था। एक्सचेंज रेट में क्या होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, फ्लोटिंग होता है, एंड देन देर इज मैनेज। मैनेज्ड, या फिर इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं ना, डर्टी फ्लोटिंग। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, इतने में एक करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज की जाएगी। फ्लोटिंग, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मैनेज, फ्रीली फ्लोट करने देते हैं, गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशंस लगाती है। तो हम लोग ने क्या किया? फ्री एक्सचेंज रेट। रूपी कन्वर्टेबिलिटी मिली फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। फेमा एक्ट 1999, रेगुलेशन को क्या किया? फिर उसके बाद रूपी फॉरेन करेंसी स्वैप, ये सारे स्टेप्स थे जो कि फॉरेन मार्केट रिफॉर्म्स में लिए गए थे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आईआरडीए, आईआरडीए मेंशन्ड है। हाँ, आईआरडीए, वो तो इंश्योरेंस सेक्टर में आएगा। फिर उसके अलावा क्या होता है हम लोगों का? आरबीआई के, आरबीआई ने कुछ स्टेप्स लिए थे फॉरेन मार्केट रिफॉर्म्स के लिए। इंटरेस्ट रेट्स को कि नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट कैसे करना है, और जो ओवरनाइट है, असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आरबीआई ने की थी। जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, एनआरआई, दे वर ऑल्सो अलाउड टू ट्रेड इन द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये सारी चीजें हुई थी फॉरेन एक्सचेंज में। और ज्यादा क्या किया था? फ्री किया था, ओपन किया था। जो एक्स्ट्रा रेगुलेशंस थे, जो एक्स्ट्रा कंट्रोल था, उसको कम करने के लिए ये सारी चीजें। ठीक है,
तो हर एक चीज को आप देखोगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म से और ज्यादा फ्री कर रहे हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस को कम कर रहे हैं। फिर इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईआरडीए। आरडीए वाज क्रिएटेड टू गवर्न एंड ओवरसी द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। बैंक अश्योरेंस, अब इंश्योरेंस थ्रू बैंक, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। सेलिंग प्रोडक्ट्स थ्रू बैंक अश्योरेंस, क्रॉस सेलिंग, है ना, क्रॉस सेलिंग स्टार्ट हो गई थी, अलाउ किया गया था एक्ट। और फिर इनोवेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, अब ऑनलाइन भी हम लोग को इंश्योरेंस मिल रहा है कई सारे प्रोडक्ट्स के साथ, एड ऑन करके मिल रहा है। आईआरडीए जो इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट था, ये 1999 में ही आया था, तो मतलब ये उसी समय पे था जब बाकी बैंकिंग रिफॉर्म्स चल रहे थे। फिर आ जाते हैं कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। कैपिटल मार्केट के अंदर क्या क्या था, मेन पर्पस क्या था, टू लिबरलाइज, रेगुलेट एंड एक्सपैंड द कैपिटल मार्केट। फिर से टू इंक्रीज द कैपिटल मार्केट, मार्केट एफिशिएंसी को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, जो भी नेशनल अलग अलग मार्केट्स वर्क कर रहे थे, नेशनल मार्केट्स, उनको इंटीग्रेट करने के लिए, टू ब्रिंगिंग देम अंडर वन पर्टिकुलर रूफ। अब सेबी, रेगुलेटर कौन है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स का, सेबी। एंड सेबी क्या करना चाह रहा है, ज्यादातर जो भी कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स है प्राइमली किस पे फोकस है, टू इंक्रीज द रेगुलेटरी इफेक्टिव, टू इंक्रीज द रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस, इनहांस करना है। क्या इनहांस करना है, कंपटीशन को इंक्रीज करना है, कॉम्पिटेटिव फोर्सेस को एनहांस करना है। फिर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, एक टर्म यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, है ना। एसिमेट्री क्या होता है, जैसे कि ये एसिमेट्रिक है ना, अगर ये मैं मिड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये एसिमेट्रिक है, ये होता है कि सिमेट्री नहीं है दो पार्ट्स में। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एज इन इफ देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व, लेट्स से देयर इज द बैंक एंड देयर इज द कस्टमर। If somehow the bank knows more than the customer, that is, it is not providing the complete information regarding the interest rate or any term or condition, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, information asymmetry। या फिर customer has more information, बैंक को जो information चाहिए कस्टमर के पास है, but they're hiding the information, तो again this will result in information asymmetry। तो information asymmetry को भी reduce करना है। Then in 1992 Indian stock market was open to foreign institutional investors। पहले इंडियन स्टॉक मार्केट में FIIs नहीं कर सकते थे इन्वेस्ट, बट फिर ये भी हुआ। कैसे हुआ, कुछ यहाँ पे टर्म्स है, जैसे कि ADR सुना होगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो अब ये सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, ये लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में आके इन्वेस्ट कर सकते थे। फिर स्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज था, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैब्लिश की गई थी। मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, ग्रोइंग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, सारी पॉजिटिव चीजें, राइट। क्लियरिंग हाउस किस तरीके से क्लियरिंग हाउस वर्क कर रहा था, इसको भी इनहांस किया गया था अंडर द कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। तो फिर से रिपीट करूंगी हर बार कि टर्म्स नहीं समझ में आ रहे हैं कोई बात नहीं, नहीं याद रखना कोई बात नहीं, बस ये याद रख लो क्या क्या चीजें हैं, व्हाट ऑल स्टेप्स वर टेकन अगेन टू एक्सपैंड द कैपिटल मार्केट, दीज रिफॉर्म्स वर टेकन। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आ जाता है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हमने देख लिया क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए थे, अब उन रिफॉर्म्स का फायदा क्या था। फर्स्ट, अर्ली सिंस अर्ली 1980s इंडियाज इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी हैज इंक्रीज। अब इंडिया ज्यादा ग्लोबलाइज कर रही है, पहले से बहुत ज्यादा। 1991 के टाइम पे जो अर्ली डिकेड्स थे उसके टाइम, उसके पहले से अब के टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, दैट टू सस्टेनेबल ग्रोथ। एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस आए हैं, पहले क्या था, इंडिया वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, बट नाउ इट इज अ कम्प्लीटली ओपन इकोनॉमी। इंडिया ने बहुत सारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए हैं जिसमें वो कम्प्लीटली टेरिफ फ्री ट्रेड कर रही है। देर आर अदर कस्टम यूनियंस ऑल्सो दैट इंडिया हैज एंटर्ड। तो ये सारे स्टेप्स किस लिए हैं, ग्लोबलाइजेशन को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, रीजनल इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, ट्रेड, फाइनेंस, ये सारी चीज। अब डेटा देखें अगर, तो इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम
15% of India's GDP in 1991 to 55.6% in 2011। कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया। 15% हुआ करता था जब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए शुरू में, जब नहीं किए गए, तो उसके बाद से 55.6% हो गया। जीडीपी ग्रोथ recently outpaced trade growth. The ratio drops to 37.9% by 2008। तो ये उसके बाद क्या हुआ, कोविड के वजह से या जो भी जिस भी रीजंस की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा स्लो डाउन देखा था। लेकिन जो नेट इनफ्लोज थे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, ये भी राइज हो गए 0.03% इन 1991 टू 2.42%। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी ना कई सारे रूट्स, आप 100% एफडीआई अलाउड है, कहीं पे 70% है, कहीं पे 49% है, कुछ रिस्ट्रिक्टेड है। तो वो भी इंफॉर्मेशन है, वो हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में देखेंगे जब चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो एफडीआई भी इंक्रीज हुआ है। देन उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा स्टेप्स लिए हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जा सके। तो ये बेनिफिट्स देखे, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द रिफॉर्म्स दैट वर एस्टैब्लिश। जो भी रिफॉर्म्स किए गए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसके बाद से ये सारे बेनिफिट्स हमको देखने को मिले थे। अब एक चीज है हम लोग के पास, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है ये लाए क्यों गए, व्हाट वर द रीजंस दैट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर एस्टैब्लिश। ये जगदीश भगवती, जगदीश भगवती का नाम याद रखिएगा। जगदीश भगवती ने कुछ रीजंस दिए थे कि 1990s में इकोनॉमिक फेलियर क्यों हुआ था। ठीक है, इकोनॉमिक फेलियर के उन्होंने तीन मेन कॉजेस बताए थे। क्या, पहले तो बहुत ज्यादा कंट्रोल था, द गवर्नमेंट वाज कंट्रोलिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल था, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल उन्होंने बोला था। देन देयर वाज अ inward looking policy, like we said, inward looking policy focuses more on protection, है ना। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी प्रोटेक्शन पे करती है कि कंट्री में ही डेवलपमेंट करो, कंट्री में ही ट्रेडिंग करो, कंट्री के बाहर ट्रेडिंग नहीं करो। एंड फाइनली जो पब्लिक सेक्टर थे वो इनएफिशिएंट थे, इनएफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज थे वो इनएफिशिएंट। तो ये रीजन था। अब जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था ऑफ 1990, इकोनॉमिक क्राइसिस के क्या रीजन थे, हाई फिस्कल डेफिसिट, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन एंड हाई इन्फ्लेशन रेट्स। फिस्कल डेफिसिट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहले के टाइम पे फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है व्हेन गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर, टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। हम लोग गवर्नमेंट की बजट की बात करते हैं, कहीं कहीं से रेवेन्यू आते हैं, कुछ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं। तो डेफिसिट क्या होता है, कमी। why how would be why there would be a fiscal deficit when we are spending more, our expenditure is more than our revenue। तो ये डेफिसिट हो जाएगा। हाई फिस्कल डेफिसिट की वजह से क्या होगा, हम लोगों को डेट में चले जाएंगे, हम लोग को लोन्स लेने पड़ेंगे, डेट के साथ साथ डेट ट्रैप में भी जा सकते हैं। तो जब हम लोग 1990s की बात कर रहे थे, तो 8.4% ऑफ जीडीपी ये फिस्कल डेफिसिट चल रहा था। मतलब कि हम लोग बोरोइंग कर रहे थे, हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे थे। 8.4% हम लोग जीडीपी का किस पे खर्च कर दे रहे थे, बोरोइंग पर, इंटरेस्ट पेमेंट पे। हाई फिस्कल डेफिसिट हो गया। उसके अलावा एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन को करेंट अकाउंट डेफिसिट। यहाँ पे व्हेन आर imports आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, जितना हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं उससे कम हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, एडवर्स बैलेंस ऑफ, अच्छा ये एक और चीज, हाई फिस्कल डेफिसिट जो 8.4% ऑफ जीडीपी था 1990-91 के आसपास में। फिर जब हम लोग और ज्यादा बात कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट को, तो जब डेट राइज हो गया था, तो फिर उसके बाद क्या गया, तो ओवर 50% ऑफ जीडीपी हम लोग का फिस्कल डेफिसिट चला गया था। तो इतना ज्यादा हो गया था ये। फिर उसी टाइम पे जब ये हो गया, तो हम लोग को करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया, हम लोग ने बोरोइंग करना स्टार्ट कर दिया। तो इम्पोर्ट बहुत ज्यादा थे, एक्सपोर्ट बहुत कम थे हम लोगों के। 91 के टाइम पे ऑलमोस्ट मोर देन अराउंड 3.50, मोर देन 3.50% ऑफ जीडीपी हम लोग का करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा था। रीजंस क्या थे,
इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। क्या कर रहे थे हम लोग? इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज डेफिसिट कम करने के लिए लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने फिर से डेट लिया। तो उसकी वजह से भी क्या हुआ, और ज्यादा इंक्रीज हो गया, ऑलमोस्ट 23% चला गया था हम लोगों का डेफिसिट। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो ये भी इतना ज्यादा हो गया था, 23% से भी ज्यादा हो गया था। एंड देन उसके बाद क्या हुआ हम लोग का, हाई इन्फ्लेशन रेट्स, इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज्यादा था, 11.3%। जब ये डबल डिजिट चला जाता है ना इन्फ्लेशन, तो ये बहुत हाई हो जाता है। सिंगल डिजिट रहे, थोड़ा लेवल का इन्फ्लेशन रहे, देन इट इज फाइन, बट इट इज डबल डिजिट इन्फ्लेशन एंड इट इज नॉट गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अच्छा नहीं था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी अच्छा नहीं था, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स भी थे। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से इकोनॉमिक फेलियर आए। दीज वर द सेम रीजंस because of which the need for economic reforms was felt, कि economic reforms क्यों करने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर स्टेप्स लिए गए थे। दो कैटेगराइजेशन किया जाता है स्टेप्स को। पहला होता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिफॉर्म। पहले मैक्रो इकोनॉमी को, मैक्रो इकोनॉमी यानी नेशनल इकोनॉमी को स्टेबलाइज करो। दूसरा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिफॉर्म्स करो। तो जो हम लोग ने फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म पढ़े या फिर टैक्स रिफॉर्म पढ़े, बीओपी रिफॉर्म्स पढ़े, ये सब हम लोग के मैक्रो इकोनॉमिक में आ जाएंगे। और स्ट्रक्चरल में जितनी चीजें आएंगी वो किस एक एक स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स आ गए, एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स आ गए, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म आ गए। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जो किए जाते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, और पूरे नेशन के लिए जो किए जाते हैं वो होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइज। ये समझ में आया ये टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स? यस मैम। ठीक है, अभी ठीक है, अभी ये चैप्टर टफ नहीं लगा, समझ में आया कैसे पढ़ लेना है? टॉपिक्स टॉपिक्स को याद कैसे करना है, किस तरीके से इस चैप्टर को फॉलो करना है? ओके, एक बार बस आगे, गुड गुड। बस यही करना है, रिवाइज करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, चैप्टर प्रिपेयर हो गया। बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर। बहुत ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा चीज है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, बट उसको उतने डील में नहीं जाना। वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो नहीं हुआ है तो नेक्स्ट चैप्टर पे चले। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होगा। हाँ, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक और चैप्टर करें। मैम एमसीक्यूज का सॉरी, आवाज नहीं आ रही। एमसीक्यूज है एमसीक्यूज ना? अब एमसीक्यूज में कर लेंगे, अभी तो आधा ही घंटा हुआ ना। अगर एमसीक्यूज एंड में कर लेंगे। ओके। डू वी नीड टू रिमेम्बर ऑल दीज परसेंटेज एग्जैक्ट? नहीं नहीं, परसेंटेज कोई नहीं पूछेगा, आपका एग्जाम है ही नहीं ना, आपको यूपीएससी थोड़ा ना पढ़ना है। परसेंटेजेस एग्जैक्टली नहीं याद रखनी, इसलिए मैं भी परसेंटेजेस पे बहुत फोकस नहीं कर रही हूँ। ये याद रखो कि पहले बहुत कम था, 90s 80s के टाइम पे। जैसे अगर हम लोग फेलियर्स की बात करें, इकोनॉमिक क्यों इकोनॉमिक फेलियर चल रहा था, तो 80s के टाइम पे फिस्कल डेफिसिट बहुत कम था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 90s के टाइम पे बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ गई थी। तो ज्यादा का मतलब क्या, ऑब्वियसली 20-30% से ज्यादा ही हो। यस, जस्ट रिमेंबर द फैक्ट्स, व्हाट हैपेंड, रिमेंबर इट लाइक अ स्टोरी, फैक्ट्स ओनली आर इनफ, फैक्ट्स ओनली आर मोर देन इनफ, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद रखने हैं। ठीक है, चलिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को भी पढ़ लेते हैं। जहां पे लगेगा ज्यादा हो रहा है वहां पे रोक देंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, ओके यस मैम। ओके। ये सुबह सुबह आप लोग पढ़ने को तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब फॉरेन ट्रेड हम लोग ने पढ़ा ग्लोबलाइजेशन है, हम लोग ने पढ़ा कि हम लोगों को एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, इम्पोर्ट कम करना है। उसी के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी आती है। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हम लोग 2015 2020 जो हम लोग की लेटेस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको पढ़ रहे हैं। इसके पहले का इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? बिकॉज
हर टाइम पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चेंज होती रहती है, डेटा जो होता है वो चेंज होता रहता है। तो उसके पहले 1980s में क्या फॉरेन पॉलिसी थी या फिर उसके 1990s में क्या पॉलिसी थी, वो हम लोग को उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे April 1, 2015 में गवर्नमेंट ने अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 में लॉन्च की थी। ठीक है, इसके एम्स क्या थे? इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर को इम्प्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स भी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है जिसमें नेशंस को, कंट्रीज को रैंक किया जाता है। किस लिए था? इंडियाज मर्केंडाइज एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 465 बिलियन टू 900 बिलियन बाय 2019-20, ये एम किया गया था। 900 बिलियन बाय 2019-20, ये एम। जस्ट अ सेकंड। यस, सॉरी। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो ना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 15 to 20, अभी की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो भी आ चुकी है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2023 की है, 2028 तक चलेगी। इसमें क्या है, इसमें भी बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए, बट हम लोग को जो सिलेबस में दिया गया है वो लेटेस्ट नहीं दिया गया है। तो उस चीज में हम लोग क्या करेंगे, जो नई पॉलिसीज आई हैं बजट में उसको पढ़ लेंगे। बाकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मेन पर्पस क्या है या एम क्या है, हम उसको पढ़ेंगे। हम लोग किसको फॉलो करेंगे? अपने सिलेबस। ठीक है, तो वो नहीं, कंफ्यूज नहीं होना कि अब इतना पुराना क्यों हम लोग फॉलो कर रहे हैं, सिलेबस नहीं है। तो फिर एम्स क्या थे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020 के? एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने थे, फ्रॉम 2% टू 3.5% एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर जो 15-20 थी, दो नई स्कीम्स आई थी, MEIS और SEIS, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट MEIS में क्या था? जो फिजिकल गुड्स है उसका एक्सपोर्ट, और SEIS में था जो सर्विसेज है, जो इंटेंजिबल गुड्स। इंटेंजिबल गुड्स, ये दोनों पॉलिसीज थी, ये दोनों एक्ट से स्कीम्स थे जो कि FTP 2015-20 में किए गए हैं। राइट। तो इसके अलावा सेलियंट फीचर्स क्या थे? क्या क्या सेलियंट फीचर्स थे? अगेन बस टर्म्स याद रख लो। यहाँ पे पहले क्या था, 5 डिफरेंट स्कीम्स वर्क कर रही थी फॉर रिवॉर्डिंग द मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। फिर हम लोग ने अभी क्या पढ़ा? MEIS ने क्या किया? सारी स्कीम्स को मर्ज कर दिया। ऑल ऑफ दीज 5 स्कीम्स, दैट इज फोकस प्रोडक्ट स्कीम, मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फोकस मार्केट स्कीम, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्क्रिप्ट एंड विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना, VKGUY। ये 5 स्कीम्स थी जिसको मर्ज कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया इनटू वन स्कीम, दैट इज नोन एज द मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इसमें इसको किया गया था। एंड पहले सर्व सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम चलती थी एंड इट वाज रिप्लेस्ड विद द सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। पहले क्या था, जो SEIS है ये किस पे अप्लाई होता है? जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स दैट आर लोकेटेड इन इंडिया इंस्टेड ऑफ द इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। जरूरी नहीं है कि इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स ही हो, सर्विस प्रोवाइडर्स जो इंडिया में है। तो ये टर्मिनोलॉजी चेंज की गई थी, ये टर्मिनोलॉजी चेंज की गई थी। एंड जो स्क्रिप्ट थे MEIS के अंदर या SEIS के अंदर, ये फुल्ली ट्रांसफरेबल भी थे। राइट। तो MEIS और SEIS स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द फॉरेन। अब ये स्कीम्स के अंदर ये इशू किए जाते हैं स्क्रिप्ट। एक
ठीक है, स्कीम्स के अंदर स्क्रिप्ट इशू किए जाते हैं। स्क्रिप्ट क्या होते हैं? स्क्रिप्ट हम लोग के एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या फिर आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं। ये होते हैं सर्टिफिकेट्स होते हैं, जितना भी मनी है, मनी सर्टिफिकेट्स होते हैं दैट आर इंटाइटल्ड। तो स्क्रिप्ट इशू किए जाते हैं एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स के अंदर। ये ट्रांसफरेबल है, मतलब इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर। एंड किस किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं? पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, बेसिक कस्टम ड्यूटी। अंडर द ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट वाज आल्सो अलाउड। तो ये स्क्रिप्ट्स हैं, मतलब ये मनी सर्टिफिकेट्स हैं, दे कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, टैक्सेस और ड्यूटीज, जो कि सर्विस एक्सपोर्ट में एम्प्लॉय होते थे, जो कि लगाए जाते थे। तो ये इसका मेन था कि जो SCI स्कीम आया था उसने सिंप्लीफाई कर दिया था कि पेमेंट कैसे करना है, कस्टम ड्यूटी का, एक्साइज ड्यूटी का, सर्विस टैक्स का, थ्रू द स्क्रिप्ट, दीज मनी इंस्ट्रूमेंट। फिर उसके अलावा क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज देयर। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिया गया था, कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंडिया को और ज्यादा इंपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, अब ये स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। EPCG आ गया, मेक इन इंडिया आ गया, और भी करेंगे हम लोग, और भी स्कीम्स है। एक तो ट्रेड स्कीम भी है, ट्रेड स्कीम है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं कि इनका मेन पर्पस क्या था। तो फिर उसके बाद एक्सपोर्ट, जो हम लोग का एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल स्कीम है। इफ कैपिटल गुड्स वर परचेज फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, देन द पर्टिकुलर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन वाज डिक्रीज टू 75%। तो ये था EPCG का, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम का। और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट कमोडिटीज है दैट हैव अ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंटेंट एंड वैल्यू एडिशन, उनको और ज्यादा इंक्रीज करने की बात की गई थी, उनको और ज्यादा ग्रेटर लेवल्स ऑफ इंसेंटिव्स दिए गए थे। ये सब MEIS के अंदर हो गए, है ना। उसको और ज्यादा इनहांस किया गया था, उनको और ज्यादा बेनिफिट्स दिए गए ताकि उनका प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सके। लेस हार्ड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये किसके लिए था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। हार्ड डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कम डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, आप इजीली कर सकते हो। ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए स्पेसिफाइड पेपर्स ये सब कम किए गए थे। दे वर नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम्स इन सब के अंदर। देन लैंडिंग पेपर वर्क फॉर एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स वर अलाउड, ये डिजिटली सबमिट कर सकते थे, जरूरी नहीं। हार्ड डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या? फिजिकल फॉर्म में, तो आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक मोड में डिजिटली यू कैन सबमिट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, यू कैन रजिस्टर फॉर द डेजिग्नेटेड मार्केट्स एंड यू कैन कंटिन्यू विद द एक्सपोर्ट्स। ये भी स्टेप लिया गया था। एंड हाँ, अब हर एक बार सबमिट अगर कर दिया हम लोगों ने, तो हर बार हर एक नए एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए अलग से सबमिट नहीं करना होता है। तो ये हुआ था कि क्या क्या फीचर्स थे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के। इसके अलावा EPCG स्कीम हो गया, मैन्युफैक्चरर्स को इम्प्रूवमेंट की बात की गई थी। अदर स्कीम्स वर आल्सो देयर। देन देयर इज अ निर्यात बंधु स्कीम, ये याद कर लो, निर्यात बंधु, निर्यात बंधु स्कीम था। और देन देयर इज द स्किल इंडिया स्कीम, ये भी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए था। ठीक है, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है हम लोग के पास FDI। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके पहले के टॉपिक्स हम लोगों ने जल्दी जल्दी किए, इसको ध्यान में समझना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक होता है, दूसरा होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप डायरेक्टली किसी एक चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। दैट इज मेड इन अ कंट्री बाय अ फॉरेन इन्वेस्टर, ऑफन अ कंपनी टू कंट्रोल द ओनरशिप ऑफ एन एंटिटी। जितना इन्वेस्ट करेगी फॉरेन कंपनी, उसको उसकी ओनरशिप मिल जाएगी। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है FDI को और ज्यादा इंक्रीज करने की, FDI को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? ये वॉलेटाइल होता है, बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज लेस वॉलेटाइल एंड इट एक्ट्स एज अ की इंजन so that economic growth can be increased, productivity can be increased. Data देखें अगर, तो net FDI has increased from 3.7 to 36.6 billion। FDI को increase हेलो। किया। हाँ जी। हाँ मैम, मैंने FDI तो मतलब इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब के लिए फिर
मार्केट से, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट में बात कर रहे हैं हम नहीं लोग। नहीं 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 नहीं, गुड्स की बात होती है, इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। कौन सी इंडस्ट्रीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्ट कर सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इंडस्ट्रीज की बात, गुड्स की बात कर रहे मतलब बिजनेस डेवलप कर रहे हैं हो। यहाँ हाँ पे शायद। हाँ, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं, जैसे कि किसकी बात, डिफेंस की अगर बात हो रही है ना, तो डिफेंस के गुड्स डेवलप किए जा रहे हैं, तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना अलाउड है, ये बात हो रही ओके। है। उसी तरीके से एग्रीकल्चर में कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है, ये चीज की बात हो रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सारे सेक्टर्स में कितना अलाउड है, नॉट एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बट इसमें आप इंडस्ट्रीज में या किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर। ओके, अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक होता है आरबीआई ऑटोमेटिक रूट, एक होता है गवर्नमेंट रूट। आरबीआई का ऑटोमेटिक रूट ज्यादा फ्री होता है, देर इज नो प्रायर अप्रूवल, नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर अप्रूवल। आपको गवर्नमेंट या फिर आरबीआई का जो ऑटोमेटिक, उसमें किसी प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि और इसमें 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है, किसमें, थर्मल पावर में। थर्मल पावर में 100% अलाउड है, तो ये ऑटोमेटिक रूट है, इसमें प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। दूसरा है गवर्नमेंट रूट। ये एक्चुअली ना एक बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है कि किस तरीके से हम लोगों को अप्रूवल पाना है। हम लोग जाके ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, फिर हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, देन वी आर एबल टू एक्सपोर्ट, देन वी आर एबल टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और अ पर्टिकुलर गुड। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक रूट में उस रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट रूट में उस रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। दे हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन फर्स्ट थ्रू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, ये एक पोर्टल है, इसमें एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, देन एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाती है किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को। जैसे कि अगर थर्मल पावर की बात कर रही है, तो उसकी रिस्पेक्टिव जो भी मिनिस्ट्री है, उसको वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाएगी, क्या ये इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्ट कर सकता है। फिर जब वो अप्रूव या रिजेक्ट कर देगा, तब फाइनली आपको अलाउ किया जाता है कि हाँ ठीक है, आप इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लंबा प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट रूट का बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो जो क्रिटिकल सेक्टर्स हो जाते हैं, वहां पे गवर्नमेंट रूट रखा गया है, और जो सिंपल सेक्टर्स हैं, जो इजीली ग्रो कर सकते हैं, ज्यादा उसमें रिस्क नहीं है, उसको आरबीआई का ऑटोमेटिक रूट रखा गया है। गवर्नमेंट रूट हैज बीन रिजर्व फॉर दो सेक्टर्स जहां पे ज्यादा दिक्कत किसकी आ सकती है, वहां पे किसी दिक्कत आ सकती है, टेररिज्म की दिक्कत आ सकती है, ब्लैक मनी की दिक्कत आ सकती है, करप्शन की दिक्कत आ सकती है। फिर उसके बाद एफडीआई भी टाइप्स, एफडीआई के भी टाइप्स होते हैं, ग्रीन फील्ड एफडीआई होता है, ब्राउन फील्ड एफडीआई होता है, जॉइंट वेंचर एफडीआई होते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों रूट्स हैं। अब यहाँ पे फिर से इंफॉर्मेशन देख के घबराना नहीं है, हम लोग को तीन चार तरीके की कैटेगराइजेशन होता है। 100% ऑटोमेटिक रूट विदाउट प्रायर अप्रूवल, आरबीआई का 100% ऑटोमेटिक रूट किस किस सेक्टर में अलाउड है। फिर ऑटोमेटिक रूट अप टू, मतलब पूरा 100% नहीं, अप टू 100% किस किस सेक्टर में अलाउड है। ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट मिक्स किस किस में अलाउड है, आधा ऑटोमेटिक में जाता है, आधा गवर्नमेंट में जाता है। फिर गवर्नमेंट रूट के अंदर कौन सा 100% परमिटेड है, कौन से प्रोहिबिटेड सेक्टर्स है। तो ये इंफॉर्मेशन है। अब हर एक चीज तो याद रहनी नहीं है, तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट याद रखो। 100% ऑटोमेटिक रूट किन सेक्टर्स में अलाउड है, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल नहीं लेना है, आप आसानी से बिना किसी एप्लीकेशन के आप कर सकते हो यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100%। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री याद रख लो। उसके अलावा क्योंकि हम लोग बैंकर्स हैं, तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, आप एआरसी में हो सकता है। उसके अलावा इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में 100% अलाउड है। फिर क्या इंपॉर्टेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन, हेल्थ केयर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, जो हम लोग थर्मल की बात की, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये कुछ कुछ है जिसमें 100% ऑटोमेटिक रूट अलाउड है, दैट इज आप बिना अप्रूवल के आराम से एफडीआई के थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दैट इज 100% ऑटोमेटिक रूट। अगेन रिपीटिंग, हर एक चीज नहीं याद रह रही, कोई बात नहीं,
इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने की कोशिश, आपको लग रहा है कि हो सकता है पूछा जा सकता है, तो वो कर लो। मैंने ये ARC या फिर इंश्योरेंस क्यों किया, बिकॉज ये हमसे रिलेटेड है, ये हम लोग के फील्ड ऑफ वर्क से रिलेटेड है। फिर उसके बाद दूसरा आता है अप टू 100% ऑटोमेटिक रूट, मतलब पूरा 100% अलाउड नहीं है। इसमें सिक्योरिटीज मार्केट में, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इन द सिक्योरिटीज मार्केट में 49% है। देन ये इंश्योरेंस की बात कर रहा है, 49% है। इसके अंदर ऑटोमेटिक रूट के अंदर, मतलब विदाउट प्रायर अप्रूवल। फिर मेडिकल डिवाइसेस, पेंशन में 49% है। ऑटोमेटिक प्लस गवर्नमेंट, कुछ ऑटोमेटिक रूट में है, कुछ गवर्नमेंट रूट से अलाउड है। इसमें बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर याद कर लो, कितना 49% ऑटोमेटिक रूट में है, अबव 49% टू 74% गवर्नमेंट में है। मतलब कि बाहर से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं अप टू 49%, यहाँ पे मतलब ओनरशिप रख सकते हैं, ओनरशिप रख सकते हैं 49%। ये किस में है? ऑटोमेटिक रूट में। फिर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? हेल्थ केयर, ब्राउन फील्ड। अच्छा, ये कोई मुझे बताएगा ब्राउन फील्ड या ग्रीन फील्ड ये क्या है जो हम लोग बात कर रहे हैं? ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड, कोई ट्राई करेगा? ओके, कोई बात नहीं। जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है, ग्रीन, ग्रीन मतलब गो, तो न्यू, जो पेरेंट कंपनी होगी वो कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, तो वो अपने सब्सिडरी के लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकती है। ब्राउन के लिए ऑलरेडी जो चीजें एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज है उसको इम्प्रूव कर सकती है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद जॉइंट वेंचर भी आ जाता है, जॉइंट वेंचर भी आ जाता है उसमें। जॉइंट वेंचर में वो क्या करेगी, वो कंट्रीब्यूट करेगी, जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये सारे अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो कि अलाउड, जिसमें मतलब दो पार्टीज हैं, दो से ज्यादा पार्टीज हैं, वो लोग साथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आ जाता है कि ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट में क्या क्या अलाउड होता है। अब गवर्नमेंट रूट का भी है, इसको भी देख लीजिएगा। प्रोहिबिटेड सेक्टर्स एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सेक्टर्स। क्वेश्चंस आ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 100% रूट इज अलाउड, तो उसमें कोई एक प्रोहिबिटेड सेक्टर से दे देगा, उसको आपको कैंसिल आउट कर देना होगा। तो प्रोहिबिटेड सेक्टर्स तो थोड़े से ही हैं, इसको याद कर लो। लॉटरी बिजनेस, प्रोहिबिटेड सेक्टर्स को मोस्टली ऐसे करना ना, इलीगल एक्टिविटीज है, इलीगल एक्टिविटीज। लॉटरी बिजनेस, चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट लॉटरी हो, ऑनलाइन लॉटरी हो, प्रोहिबिटेड है, उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। चिट फंड्स में अलाउड नहीं है। देन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में अलाउड नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, चेरूट, सिगारियोस, सिगरेट्स, टबैको से जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, गैम्बलिंग, निधि कंपनी, रियल एस्टेट, और जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है जैसे कि ऑटोमेटिक रेलवे ऑपरेशन, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट मोनोपोली है, तो अगेन इसमें भी FDI अलाउड नहीं। ये प्रोहिबिटेड सेक्टर्स है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। ये थोड़े से हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है, अगर उनको टफ क्वेश्चन देने का मन किया तो इसको याद रखें। ठीक है, तो ये हो गया FDI, इन सब एरियाज में अलाउ नहीं है, प्रोहिबिटेड हो गया। अब आ जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। हाँ, हम लोग FDI की जब बात कर रहे थे, हमने किसकी बात की? हम लोग ने सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज की बात की। अब किसी ने पूछा था ना कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, तो स्टॉक्स में जब इन्वेस्ट करते हैं या फिर हेज फंड्स में, तो वो आ जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड इन द स्टॉक्स और हेज फंड्स, इंडिया के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं, वो आएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। कुछ फीचर्स है, वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब रिस्की, एनी टाइम द प्राइस कैन इंक्रीज, एनी टाइम द प्राइस कैन डिक्रीज, इट इज हाईली वॉलेटाइल। पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल फ्लाइट, कैपिटल फ्लाइट क्या होता है? जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है दे टेक बैक देयर कैपिटल। like if I've invested let's say 1,000 rupees in a particular stock and मुझको ऐसा प्रिजम्पशन मिल रहा है, मुझे कहीं से सुनने को मिल रहा है कि उसके प्राइसेस कम होने वाले हैं, तो मैं पैसा खींच लूंगी अपना, मैं अपना पैसा वापस ले लूंगी। फ्लाइट, कैपिटल फ्लाइट, कैपिटल का
उड़ जाना, कैपिटल का वापस चले जाना। कब कब हो सकता है? अगर इकोनॉमिक स्लम्प यानी कि इकोनॉमिक डाउनसाइड हो रहा है, पॉलिटिकल टर्मोइल, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लो का हर्ड बिहेवियर चल रहा है। हर्ड बिहेवियर मतलब कि दे आर फॉलोइंग ईच अदर, फॉलोइंग ईच अदर। तो अगर ये सारे इश्यूज होते हैं तो कैपिटल फ्लाइट होता है, इसी रीजन से वॉलेटाइल होता है, इसमें रिस्क ज्यादा होती है। तो यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? दीज आर कंपनीज दैट आर बेस्ड आउटसाइड इंडिया एंड दे ऑफर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इन इंडिया। बाहर की कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो ये हो जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन। फिर आता है फॉरेन पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स। तो कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कर सकते हैं, एनआरआईज कर सकते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कर सकते हैं, दोनों प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में। प्राइमरी मार्केट वैसे तो पता ही है, फर्स्ट टाइम कोई भी टूल होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको इशू किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट में क्या किया जाता है? उसको ट्रेड किया जाता है। जो प्राइमरी मार्केट में किया गया उसको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किया जाता है। तो दोनों ही प्राइमरी मार्केट में भी अलाउड है, सेकेंडरी मार्केट में। तो क्या क्या हम लोगों ने याद किया? FII वोलाटाइल है, कैपिटल फ्लाइट हो जाता है। यहाँ पे कौन कौन अलाउड है? फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, NRI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। किस में कर सकते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं? इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू शेयर्स को एक्वायर करते हैं और उसको वो ट्रेड भी कर सकते हैं। दीज आर रजिस्टर्ड एज द FIRs विद सेबी। अगेन सेबी यहाँ पे रेगुलेटर है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को सेबी के साथ रजिस्टर करना होता है एंड देन वो इजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर डेटा देखो तो फिर से डेटा देखने की ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मेन चीज क्या आएगी? इंक्रीज हुआ होगा। मतलब रिफॉर्म्स के पहले, फॉरेन ट्रेड जो भी हम लोग के रिफॉर्म्स आए हैं उसके पहले फाइनेंशियल ईयर अगर रिसेंटली बात करें हम, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। मतलब कि मोर देन 30% तो एटलीस्ट होगा ही, अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर से ज्यादा ही। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। लेकिन फिर कोविड आया, रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट आया, जिसकी वजह से कैपिटल फ्लाइट देखने को मिला था। अगर ऐसा कुछ ध्यान में रखना है कैपिटल फ्लाइट कब देखने को मिला, तो जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उसमें बहुत सारा कैपिटल फ्लाइट देखने को मिला। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, उसमें डिफरेंस क्या है? कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कि याद रखे जा सकते हैं। पहला, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये क्या कर रहा है? कंट्री क्या कर रही है? किसी कंपनी में, बाहर की कोई कंपनी यहाँ पे किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है। और FII में क्या कर रही है? स्टॉक मार्केट में कर रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेक्टर, FII स्टॉक। एंट्री एंड एग्जिट, FDI के अंदर क्या होता है? डिफिकल्ट होती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशन है यहाँ पे। और FII के अंदर इजी होता है, इजी होता है, हेंस इट इज वॉलेटाइल। इसमें उतने रेगुलेशंस नहीं होते हैं। यहाँ पे जो FDI होता है, इट इज मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सेक्टर में कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म होता है या फिर लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। FII के अंदर आइदर इट कैन बी लॉन्ग टर्म और इवन शॉर्ट टर्म इज अलाउड, बट FDI के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ, डेफिनेटली FDI से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, FII से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे नहीं होती है, FDI से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। देन हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, क्या FDI से या फिर FII से, कौन से इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टर को कंपनी में ओनरशिप मिलेगी, कंट्रोल मिलेगा? गेस करो। FDI से ओनरशिप मिलेगी। FDI से। हाँ, FDI से ओनरशिप मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे कंट्रोल मिलता है। और FII में कंट्रोल नहीं मिलता। करेक्ट करेक्ट, FDI, वेरी नाइस। है ना? जब टॉपिक समझ में आ जाएगा तो आराम से ही कर लोगे। तो FII में यहाँ पे कंट्रोल नहीं मिलता है। तो ये हो गया FDI क्या होता है और FII क्या होता है। अब इसके बाद बहुत सिंपल टॉपिक जो हम लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये क्वालिटी होती है। ठीक है,
अब इसको डिटेल में देख लो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेन इम्प्रूवमेंट इन द सोसाइटीज मटीरियल वेलबींग। इसमें सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आते हैं। मतलब केवल इनकम ग्रोथ नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्वालिटी की बात हो रही है तो फिर सारे वेलफेयर में बेटरमेंट होगा, सोशल वेलफेयर होगा, केवल इनकम ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो हम लोग नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, हम लोग केवल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इनकम इंक्रीज हो रही है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वास्ट है, वास्ट कॉन्सेप्ट है, और इकोनॉमिक ग्रोथ सिंगुलर कॉन्सेप्ट है, इसमें केवल इनकम की बात हो रही है। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्चुअली इनकम पासेस इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ही आता है, इट इज अ प्री रिक्विजिट, राइट। तो मतलब जैसे देखो, इनकम इंक्रीज हो, या फिर हम लोग बात करें जीडीपी, जीडीपी इंक्रीज हुआ, जीडीपी इंक्रीज होने की वजह से हम लोग क्या सोचेंगे, हाँ वेलफेयर विल इंक्रीज। बट व्हाट इफ इट डजंट, व्हाट इफ द इंक्रीज इन जीडीपी इज बिकॉज ऑफ इलीगल एक्टिविटी, और बिकॉज ऑफ मोर लेट्स से टबैको और अल्कोहल इंक्रीज, तो इससे वेलफेयर तो बढ़ेगा नहीं, इससे तो और ज्यादा खराब ही होगा ना नेशन। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम जीडीपी इंक्रीजेस development would be there. GDP is not exactly a good measure of वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा नैरोअर कॉन्सेप्ट होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इज मल्टी डायमेंशनल। यहाँ पे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों चीजें होती हैं, बट ग्रोथ के अंदर केवल क्वांटिटेटिव होता है। एंड जैसे कि अब मेजर करने का आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, हम लोग क्या क्या, जीडीपी, सबसे पहला जीडीपी आता है, जीडीपी मेजर करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास ज्यादा डायमेंशनल चीजें आती हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया, देन ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स आ गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड आ गया, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जिसको पीक्यूएलआई बोलते हैं। तो ये डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। क्लियर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में डिफरेंस यस क्लियर, मैम। ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं है पढ़ने को। दो चैप्टर्स हम लोगों ने कर लिए इजीली। क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज इन इंडिया। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कौन सी मिनिस्ट्री या फिर कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि फॉर्मुलेट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। टू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, ओके। और सेबी, हाँ। और लोग आंसर करो, जितने भी लोग हैं, वैसे तो कम लोग हैं आज, और जितने हैं सब लोग ट्राई करो। डी, सीबी, डी डी, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, आरबीआई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, सेबी है। और लोग आंसर करो, अभी तो बस चार पांच है। बी, हम्म। अच्छा, मेजोरिटी मेरे को लग रही है या तो बी बोल रहे हैं या फिर डी बोल रहे हैं, ए भी बोल रहे हैं। सही आंसर कोई नहीं बोल रहा है, सही आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फैसिलिटेट करती है, फॉर्मुलेट करती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। उसके भी अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक और डिपार्टमेंट है, इसको बोलते हैं डीजीएफटी, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इंप्लीमेंट करती है, ये फॉर्मुलेट करती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, आरबीआई का तो काम ही नहीं है। सेबी नहीं, सेबी तो क्या करती है, सेबी किसके लिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड के लिए। फॉरेन ट्रेड थोड़ी ना देखेगी सेबी। अगर एक बार को आप मुझको एग्जिम बैंक बोलते हैं ना, एग्जिम बैंक, तो भी मैं सोचती हूँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन सेबी तो नहीं होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये याद रखिएगा, ठीक है। डीजीएफटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टू, which economic reform in 1991 played a significant role in liberalizing the India's foreign trade and opening up the economy? डी। डी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। और लोग बताओ डी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी गुड, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डी इज द राइट आंसर। यस यस, सब सही बोल रहे हैं, डी, गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब ये पॉलिसी से आ गया। द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ईपीसीजी पढ़ा था हमने,
scheme is a part of India's foreign trade policy. The EPCG scheme allows a duty-free import of capital goods for producing the export goods. EPCG. विवेक कुमार इस क्वेश्चन का कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का भी। प्रतीक बी, हार्दिक ए, और लोग बताओ, और लोग बताओ। यस, ओके। एक्चुअली ईपीसीजी स्कीम यही होता है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो हम लोग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, डेफिनेटली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सेकंड स्टेटमेंट, ईपीसीजी अलाउज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, ये भी ठीक है। एक्सपोर्ट गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल गुड्स को ड्यूटी फ्री, यानी कि यहाँ पे टैक्सेस नहीं लगेंगे। बोथ द स्टेटमेंट्स आर। ईपीसीजी स्कीम अलाउज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, हाँ ठीक है, ये ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग द एक्सपोर्ट गुड्स, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन से दो चीजें याद हो गई। ईपीसीजी स्कीम के अंदर क्या आता है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड आ गया। ट्रेड स्कीम को जिसका नाम लिया था, द ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म इज डिजाइन टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन। अच्छा, इसके बारे में पढ़ा नहीं हम लोगों ने, बट फिर भी देख लो। The trade scheme offers financial assistance for setting up small businesses in the manufacturing sector. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है स्मॉल बिजनेस इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दोनों में से कोई एक ही सही होगा, है ना? दोनों में से कोई एक ही सही होगा। अगर इसका एग्जैक्ट नहीं पता है तो फिर नाम ध्यान से देखोगे ना तो फिर समझ में आ जाएगा। हाँ जी, आंसर करो, आंसर करो। और लोग आंसर करो, ट्राई करो, ध्यान से पढ़ो। ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट। ए तो नहीं होगा ना, अभी तो बोला। इसका आंसर है सी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होगा? स्टार्टअप्स हो सकते हैं, है ना? असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट, तो स्मॉल बिजनेसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ट्रेड का फुल फॉर्म याद रख लो, किसके लिए? फॉर सेटिंग अप स्मॉल बिजनेसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेटिंग अप बिजनेसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेटिंग अप बिजनेसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये है वन ट्रेड। क्यों होंगे? जी, वन फर्स्ट वाला फॉल्स क्यों है? वन वाला उसके लिए है नहीं ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ट्रेड का ऑब्जेक्टिव नहीं है ये, ट्रेड का ऑब्जेक्टिव दूसरा वाला है, इसलिए फॉल्स है। ओके। अच्छा नहीं, रुको, जो ट्रेड है ना मुझे इसको चेक करने दो। दोनों सही होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात है। ट्रेड में एंटरप्रेन्योरशिप, रुक जाओ, इसको रुको रुको रुको। इसका सही आंसर ये नहीं होगा। ट्रेड एक्चुअली इसी के लिए है, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन। ठीक है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इज करेक्ट। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज के लिए ये होता है, कंडक्शन ट्रेनिंग के लिए। इस क्वेश्चन को मैं मार्क करके रखती हूँ, एक बार चेक करके देखूंगी। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के लिए होता है, बट मुझे एक बार देख लेने दो। आपने क्वेश्चन रेज किया है तो मैं इसको एक बार चेक कर लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The foreign trade policy of India is formulated by the Ministry of Finance. The foreign trade policy aims to enhance India's exports and reduce the trade deficit. इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, अभी हम लोगों ने देखा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं देता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कॉमर्स वाला देता है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एम्स टू एनहांस इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट्स, ये सही है।
स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन सी सही है। फॉर्मुलेट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करता है एंड यस 5 का सी 5 का सी, वेरी गुड। ठीक है, फिर क्वेश्चन 6। Merchandise Export from India scheme provides financial assistance to promote export of specified goods. MEIS applicable to all goods exported from India without any restriction. कौन से स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। और बी। 1 is true but 2 is false। एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पे सारे ही गुड्स के लिए है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। उसमें जो इन्वेस्ट ई कॉमर्स की बात होती है इसके अंदर, MEIS के अंदर, तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, और ये इसमें अलाउड होता है टू ऑल द गुड्स दैट आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, फिर मैम नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन। स्पेसिफाइड गुड्स बोला है ऊपर, हाँ, तो जितने भी नीचे गुड्स, ऑल गुड्स बोला है। जितने भी गुड्स इसके अंदर स्पेसिफाइड है उसमें ये पूछ रहा है कि एप्लीकेबल टू ऑल द गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। मैम ऑल गुड्स मतलब कुछ भी गुड्स गुड्स हो सकते हैं ना। हाँ हाँ। स्पेसिफाई में स्पेसिफिक गुड्स, तो फर्स्ट वाला ही करेक्ट रहेगा। नहीं, एक्चुअली इस स्कीम के अंदर क्या है, स्पेसिफाइड गुड्स के बोलने का मतलब है यहाँ पे कि एक्सपोर्ट के लिए जो गुड्स अलाउड हैं वो सारे इसमें एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, एप्लीकेबल है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो जो गुड्स अलाउड है फिर वो, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। स्टेटमेंट का यही मतलब है कि जो अलाउड है वो रिस्ट्रिक्शंस उसमें कुछ नहीं लगाने, फर्दर रिस्ट्रिक्शंस उसमें नहीं लगाने। ओके। ये स्टेटमेंट का मतलब है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। The new economic policy of 1991 marked a significant shift from a socialist and centrally planned economy to a more market-oriented economy. The NEP aimed to promote rapid industrialization through state-controlled enterprises and heavy regulation. NEP 1991 में क्या हुआ था? कौन सा स्टेटमेंट सही है? सोशलिस्ट एंड सेंट्री प्लान टू अ मोर मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी में शिफ्ट हुआ था, या रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेज एंड हेवी रेगुलेशन? बी बी बी। हाँ, अगर यहाँ पे ये हैवी रेगुलेशन की बात नहीं करता ना तो फिर ये ठीक हो जाता, मतलब स्टेट कंट्रोल्ड इंटरप्राइजेस नहीं थे, बाकियों को भी अलाउ किया गया था। तो सोशलिस्ट एंड सेंट्रली प्लान से अ मोर मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, 1 is true, statement 2 is false। स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 2 is false। हैवी रेगुलेशन नहीं थी, हैवी रेगुलेशन हटा दी गई। ठीक है, रैपिड ग्रोथ की बात की गई थी, किसकी बात की थी? मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। हाँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। The concept of smart cities in India aims to enhance the quality of urban life through improved infrastructure, sustainable practices, and technology integration. The smart cities mission is solely funded by the state governments without any involvement of private sector investment. ये रिफॉर्म से रिलेटेड है, अर्बन अर्बन से अर्बन एरियाज के उसमें। बी, 8 का बी। हाँ, बी क्यों होगा? कोई बताओ बी क्यों होगा?
बी सही आंसर है बिल्कुल। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, लेकिन बी क्यों होगा? हम प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउड किया तो स्मार्ट स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। नहीं नहीं, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ठीक है अलाउड है, बट ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए था, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होता तब ये ठीक रहता। एफडीआई नहीं, एफडीआई की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। स्मार्ट सिटीज मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। मैम तो कोई एग्जांपल स्मार्ट सिटीज के, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्मार्ट सिटीज में ना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, जैसे एक स्कीम थी स्मार्ट सिटीज के अंदर कि जो सिटीज के बाहर है ना वहाँ पे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब पार्क्स हो और ओपन एरियाज हो। सिटीज के कितने डिस्टेंस, कितने एरिया के बाद इंडस्ट्रीज सेटअप की जा सकती हैं, ये सारी चीजें स्मार्ट सिटीज के अंदर थी। अब कौन कौन सी स्मार्ट सिटीज है इंडिया में ऑलरेडी जो की चीजें आ चुकी है, जयपुर स्मार्ट सिटी में आता है। और आप लोग बताओ और कौन सी सिटीज आती है जो स्मार्ट सिटीज में? हाउ मेनी स्मार्ट सिटीज आर देयर करेंटली? स्मार्ट सिटीज कितनी है? 100। करेंटली 100 है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी सिटीज हैं। टेक्नोलॉजी पे फोकस होता है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात की जाती है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, 100 एम किया गया है, कितने में कंप्लीट हो जाता? हाँ, बैंगलोर भी आता है स्मार्ट सिटी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अच्छा, अब आप मेरे साथ इस क्वेश्चन का एक बार चेक करो, ट्रेड का चेक करो। ट्रेड का चेक करके बताओ ट्रेड किस किस के लिए है, ट्रेड स्कीम के बारे में। विमेन एम्पावरमेंट, हाँ वही मुझको डाउट हो रहा था। ट्रेड स्कीम विमेन एम्पावरमेंट के लिए, ट्रेड स्कीम इज फॉर विमेन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब स्मॉल बिजनेसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी सही है। हाँ सही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे स्मॉल बिजनेसेस सेटअप करने में हेल्प करेगा। ठीक है, दोनों सही है, दोनों सही है, वेरी गुड। ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से अपना, इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी इसके अंदर आते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो वो लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना सकते हैं, फिर कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस, यस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के क्वेश्चंस इतने ही थे। 2 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, इसके अलावा मॉड्यूल बी में हम लोग के पास अभी बचे हैं 2 चैप्टर्स और ना। ठीक है, अब बताइए आज के सेशन से किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेरी? नहीं मैम। मैम एक पूछना सा था हाँ कि ये जी। जो मॉक मॉक टेस्ट है, हम्म, उसमें अटेम्प्ट करते हैं तो सारे क्वेश्चन सेम आते हैं क्या अलग अलग है सारे एवरी क्वेश्चन टाइम? मतलब एक बार मैंने अटेम्प्ट किया, हाँ। सेकंड टाइम अटेम्प्ट करूंगा तो फिर सेम क्वेश्चंस हैं या फिर डिफरेंट? नहीं नहीं, डिफरेंट ही होंगे। जिसमें जितने भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, आप एक बार देख लो, अलग अलग ही क्वेश्चन होंगे। तो मैं एवरी 5 अटेम्प्ट में क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे? अगर आप सेम मॉक टेस्ट, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, एक्चुअली मुझे चेक करना पड़ेगा खुद से। मैं या तो आप तनवीर सर से एक बार पूछ सकते हो, उनको ज्यादा नॉलेज होगी इस बारे में। तनवीर ओके। सर आपको बता सकते हैं, वरना मैं भी कंफर्म करके ग्रुप पे बता दूंगी अगर ये डाउट है तो। ठीक है मैम। पीपीटी अवेलेबल होती है आई थिंक, यूट्यूब पे भी फर्स्ट सेकंड क्लास को अपलोड किया जा चुका है। पीपीटी अवेलेबल होगी, अगर अब तक नहीं हुई है तो कुछ डिले होगा टेक्निकल टीम के साइड से ना, पीपीटी तो मिल जाएगी। और बताइए, और पूछे, और कोई बात, कोई सजेशन? थैंक यू मैम, हाँ ओके, थैंक यू सो मच। कोई सजेशन? मैम वो हाईलाइट करके मिलेंगे मैंने बात पीपीटी? मैंने बात की है, मैंने टीम से बात की है इस बारे में।
तो वो भी इंफॉर्मेशन आप लोग को जल्दी मिल जाएगी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, चलिए तो फिर आज का थैंक सेशन यू एंड मैम। करते हैं। या थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।